जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में, कान गली में, पान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, और निवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हेलो 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 हेलो। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड बरसाने मॉर्निंग वाली जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? श्री राधे राधे गुड मॉर्निंग राधे प्रवेश, गुड बरसाने मॉर्निंग वाली बंसल जी, राधे, गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग अक्षरा, गुड श्री मॉर्निंग राधे आदित्य, राधे वेरी गुड राधे मॉर्निंग जी। बरस क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है सबके जी। राधे राधे जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय महाकाल। क्या हाल चाल? चलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इंटीमेट किया कि अब हमारी क्लास रिवीजन की है। तो बट कोई बात नहीं, बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है ना। कल, अच्छा ध्यान रखना, कल हमारी रिवीजन क्लास जो होगी वो सेम टाइम पर होगी, शाम को 7 बजे, ठीक है। आज संडे को शाम को मैं ले नहीं सकता था, इसलिए मैंने अभी रख ली। तो जो बच्चे लाइव हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको बाद में देख लेना, कल की क्लास से पहले देख लेना, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। चलो, अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब जो आज वाली क्लास में हमें जिस टॉपिक की रिवीजन हमें स्टार्ट करनी है, वो टॉपिक जो हमारा है वो है चार्ज ऑफ जीएसटी का जी, ठीक है ना। वो टॉपिक जो हमारा है वो चार्ज ऑफ जीएसटी वाला टॉपिक है। इस टॉपिक की आज हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है। अच्छा, अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए। क्लास 1 ही घंटे की होगी, मतलब क्लास जो होगी वो 1 घंटे की होगी। 11:45 पे शुरू हुई है तो 12:45 तक हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तक हमने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं और दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस भी हमारे हो चुके हैं सारे के सारे। चैप्टर नंबर 1 की हमने रिवीजन कर ली है, उसके क्वेश्चन भी हो चुके हैं। चैप्टर 2 की हमने रिवीजन कर लिया, सप्लाई के चैप्टर की, उसके क्वेश्चंस भी हमारे प्रैक्टिस हो चुके हैं। अब चैप्टर 3 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर 3 का नाम जो है वो है चार्ज ऑफ जीएसटी। इसके आज हम सारे के सारे प्रोविजन रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ बच गया तो कल वाली क्लास में, नहीं तो फिर कल वाली क्लास में इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन चुके हैं, या जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे फिर हम कल वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अब इधर सुनो ध्यान से री। अब अगर मैं चैप्टर 3 की बात करता हूं ना, तो चैप्टर 3 का नाम जो है वो नाम यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी में ना हम मेनली 2 बातें करते हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी में एक तो हम बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज कहाँ लगेगा, एक हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज कहाँ लगेगा, एक हम बात करते हैं ईसीओ कब जीएसटी पे करेगा, एक तो हम ये बात करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं, एक चैप्टर इसी के अंदर कवर होता है, उस चैप्टर का नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। तो अगर मैं कॉम्पोजिशन लेवी की बात करूंगा, या फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और ईसीओ की बात करूंगा, तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक कवर होते हैं। आज वाली क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और ईसीओ वाला पॉइंट करेंगे। पहले इसको हम रिवाइज करेंगे, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। अब जितनी भी फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और ईसीओ की बातें होती हैं ना, ये सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 9 के अंदर आती हैं। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि सेक्शन नंबर 9 जो होता है, 9 हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है जीएसटी के अंदर, तो ये बातें जो हैं वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर आती हैं। बट जो कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर होता है, उसकी बातें जो होती हैं वो सेक्शन नंबर 10 के अंदर होती हैं। तो अभी हम सेक्शन 10 की रिवीजन नहीं कर रहे, अभी हम सेक्शन नंबर 9 की रिवीजन कर रहे हैं। याद करो, मैंने कहा था सेक्शन नंबर 9 में ना आपके टोटल मिला के 5 सब सेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 9(1) यहाँ पे आता है, 9(2) यहाँ पे आता है, 9(3) यहाँ पे आता है, 9(4) यहाँ पे आता है, 9(5) यहाँ पे आता है। खुशी की बात बस हमारे लिए इतनी सी है कि 9(4) हमारे किसी काम का नहीं है, 9(1) हमें करना है, 2 हमें करना है, 3 हमें करना है, 5 हमें करना है, 4 हमारे किसी काम का नहीं है। 4 में भी आरसीएम है, बट 4 वाला आरसीएम हमारे सिलेबस में किसी काम का नहीं है। सर, क्या ये सीए के सिलेबस में नहीं है, या सीएस और सीएमए के सिलेबस में नहीं है? ये किसी के सिलेबस में भी करने की नीड नहीं है। आपको 9(1), 9(2), 9(3), 9(5) बस आपको ये अच्छे तरीके से करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहली बात, जो 9(1) है ना, 9(1) तो जनरल प्रोविजन है। अब 9(1) बिल्कुल बेसिक है। 9(1) बिल्कुल बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या है? 9(1) बताता है भाई जीएसटी कब लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, क्या होने पर लगेगा, किस रेट से लग सकता है। ये बेसिक बेसिक बातें जो है वो 9(1) की निकल के आती हैं।
तो ये 9(1) पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी सप्लाई पर लगेगा, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। किस वैल्यू पे लगेगा? वैल्यू 15, मतलब जो वैल्यू निकलेगी वो सेक्शन 15 में निकलेगी और मैक्सिमम 40% से जीएसटी यहां पे लगेगा, 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी। अब यहां पर नोटिफाइड जो है वो पहले 28% था, बट अब यहां पे नोटिफाइड जो है वो हाईएस्ट 40% हो गया, मतलब 40% से ऊपर यहां पे टैक्स नहीं लग सकता। क्योंकि अब हमारे इंडिया में 3 रेट हैं, या तो 5% वाला है, या 18% वाला है, या 40% वाला है। और गवर्नमेंट के पास पावर ही 40% की थी, गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज भी कर लिया। मतलब अगर अब गवर्नमेंट चाहे कि मुझे 40% से ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्ट में पावर ही 40% की है। अगर 40% से गवर्नमेंट ऊपर लगाना चाहती है तो 9(1) में अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि 9(1) में साफ साफ लिखा है मैक्सिमम 20% सीजीएसटी, फिर 20% एसजीएसटी, टोटल 40% हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता, और वो 40% आ भी चुका है। तो 40% से ऊपर जीएसटी रेट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। उसके बाद फिर यहां पर ये जीएसटी लगेगा। अच्छा, अब ये जीएसटी देगा कौन? तो गवर्नमेंट कहती है कलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए तो रूल्स हैं, कलेक्शन के लिए रूल्स हैं, बट कलेक्शन होगा किससे? तो कलेक्शन जो होगा वो टैक्सेबल पर्सन से होगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी में ना, जीएसटी की पेमेंट करने वाला जो है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि जो टैक्सेबल पर्सन होगा वही जीएसटी पे करेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है? दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? तो टैक्सेबल पर्सन जो डिफाइन है वो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 107 में डिफाइन है। सिंपलिसिटी के लिए बस इतनी सी बात ध्यान दो कि टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, उस पर्सन को टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। जैसे मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, तुम्हारे फादर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल हैं तो वो भी टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होंगे। तो या तो आप रजिस्टर्ड हो या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो, आप टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। जो जो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा वो पर्सन जो है वो जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है 9(2). 9(2) बिल्कुल बेसिक सा है। 9(2) तो हमें यह बताता है कि पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा। मेरे को सारे बच्चे अपने आप बोल दो, पेट्रोल पे जीएसटी कब लगता है? जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मैं दोबारा बोलूंगा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे जीएसटी अभी नहीं एप्लीकेबल होगा। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा। ये तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो 9(1) भी बिल्कुल बेसिक है, 9(2) भी बिल्कुल बेसिक है। मेन मुद्दा जो है वो हमारा 9(3) से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे रिवर्स चार्ज की बातें होती हैं। अब एक बच्चा कहता है, मान लो सामने एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे का नाम है आदित्य। अब आदित्य कहते हैं, यार गाबा सर एक बात बताओ, आप मेरे को बता सकते हो कि कौन कौन से गुड्स पे और कौन कौन सी सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है? मैंने कहा नहीं बता सकता। गाबा सर आप तो बट पिछले कई सालों से टैक्स बढ़ा रहे हो, मतलब आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है? मैंने कहा सॉरी यार नहीं बता सकता। बट यार ये कोई बात थोड़ा हुई, आपको तो बताना चाहिए, ये कोई बात थोड़ा हुई, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? मेरे बच्चे कोई भी नहीं बता सकता। सारे के सारे लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकते। उसका रीजन है ना, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज की एग्जॉस्टिव लिस्ट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहती है इन सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, मतलब इन सर्विस पे रिसीवर जीएसटी पे करेगा। फिर गवर्नमेंट कहती है इन केस में ईसीओ पे करेगा। अब जहां पे रिवर्स चार्ज और ईसीओ नहीं पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर केस में फॉरवर्ड चार्ज ही है। तो बेटे मैं तुम्हें रिवर्स चार्ज की लिस्ट दे सकता हूं, मैं तुम्हें ईसीओ वाले की लिस्ट दे सकता हूं, मैं तुम्हें फॉरवर्ड चार्ज की लिस्ट नहीं दे सकता। और जो रिवर्स चार्ज में कवर हो गया या जो ईसीओ वाली कैटेगरी में कवर हो गया, ऑब्वियस सी बात है उन पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो फॉरवर्ड चार्ज की लिस्ट मेरे पास नहीं है, मेरे पास रिवर्स चार्ज की लिस्ट है, मेरे पास ईसीओ वाले केस की लिस्ट है। जो इनमें कवर हो गए तो वो जीएसटी पे करेंगे, नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे काम फॉरवर्ड चार्ज में कवर होंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। अब अगर मैं रिवर्स चार्ज की बात करता हूं तो रिवर्स चार्ज 9(3) कहता क्या है?
9(3) सिंपल सी बात कहता है गवर्नमेंट के पास ना पावर है। अब गवर्नमेंट के पास पावर है किस चीज की, नोटिफिकेशन लाने की। उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी को स्पेसिफाई करेगी कि ये गुड्स हैं और ये सर्विसेज हैं, इन पे आरसीएम लगेगा। सर क्या वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लेके आ चुकी है? बिल्कुल लेके आ चुकी है। गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन लेके आ चुकी है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सर्विसेज नोटिफाइड कर दी हैं कि किन किन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर गुड्स भी नोटिफाइड कर दी हैं कि किन किन गुड्स पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। अच्छा मेरे को सारे बच्चे बताना, रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी कौन पे करता है? क्योंकि ना कई बच्चों को हो सकता है पता ही ना हो कि यार बार बार गाबा सर रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, बट ये रिवर्स चार्ज होता क्या है? मेरे बच्चे आपको मैंने पहले कहा था, जनरली गवर्नमेंट को जीएसटी जो पे करता है वो सप्लायर पे करता है। जनरली गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला कौन होता है? सप्लायर होता है। जब सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है उसको हम फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। बट हर केस में सप्लायर पे नहीं करता, कुछ केस में रिसीवर भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, उसको हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। जब गवर्नमेंट को जीएसटी रिसीवर पे करेगा तो रिवर्स चार्ज है, जब गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज है, और जब गवर्नमेंट को जीएसटी ईसीओ पे करेगा, अब ईसीओ ना तो सप्लायर होता है ना ही रिसीवर होता है, जब ईसीओ जीएसटी पे करेगा इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। जब ईसीओ पे करेगा ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज, उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। तो या तो फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है या स्पेशल प्रोविजन जो है वो अंडर जीएसटी है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे मेरे को बहुत सोच समझ के आंसर देना। जब जब सप्लायर जीएसटी पे करता है तो हम फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। अच्छा फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जीएसटी पे करता है, आप मेरे को बता सकते हो जब सप्लायर रिसीवर को सप्लाई करेगा और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, इस केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा या रिसीवर इशू करेगा? बताओ जी। इस केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? इनवॉइस। क्या इस केस में सप्लायर इनवॉइस इशू करता है या इस केस में रिसीवर इनवॉइस इशू करता है? इस केस में रिसीवर इनवॉइस इशू करेगा या सप्लायर करेगा? बताओगे। अगर गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला सप्लायर है, फॉरवर्ड चार्ज है, तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर करेगा या रिसीवर करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में सप्लायर जो है वो इनवॉइस इशू करेगा, रिसीवर कभी भी इनवॉइस इशू नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनवॉइस कौन इशू करेगा जी? तो फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में हमेशा इनवॉइस जो है वो सप्लायर इशू करता है किसी भी केस में। अब मेरे नालायक बच्चे, एक बच्चा कहता है इफ रजिस्टर्ड है तो सप्लायर। मेरे बच्चे अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देगा ही तब जब वो रजिस्टर्ड होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी ही चार्ज क्यों करेगा? नालायक। जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है तो वो जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा ना। जब जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा तो देना किसको है? देना है ही नहीं फिर वहां पे, क्योंकि जिसको देना है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में हमेशा एंड हमेशा जब भी इनवॉइस इशू होगा सप्लायर करेगा, किसी भी केस में रिसीवर नहीं कर सकता। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर मैं आरसीएम की बात करूंगा, सारे बच्चे बोलना, आरसीएम में जीएसटी कौन पे करता है? रिसीवर। आरसीएम में गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करता है? रिसीवर। अच्छा आरसीएम में जीएसटी गवर्नमेंट को रिसीवर पे करेगा। सारे बच्चे बोल दो, जब जीएसटी रिसीवर को देना है, जब जीएसटी रिसीवर को देना है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर करेगा या रिसीवर करेगा? बताना मुझे जी। जब रिसीवर को जीएसटी देना है तो इस केस में सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा या रिसीवर करेगा? बताओ कौन 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 यहां पे इनवॉइस इशू करेगा? तुम्हें क्या लग रहा है, सप्लायर या रिसीवर? हनी कौन करेगा? आरसीएम वाले केस में गवर्नमेंट को जीएसटी रिसीवर ने देना है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? नालायक। मैंने बच्चे बहुत देखे, भगवान करे तुम जैसे नालायक बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। भाई साहब अगर आप रेगुलर बैच वाले हो तो अपनी शक्ल मेरे से छुपा लो, बिल्कुल छुपा लो, मैं तुम्हारी शक्ल देख ना पाऊं, मेरी शक्ल बिल्कुल दूर हो जाना मेरी आंखों से। अब नालायकों, आपको मैंने कहा था जब आरसीएम में रिसीवर जीएसटी पे करता है इनवॉइस कौन इशू करेगा? वो डिपेंड करता है सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही करेगा, चाहे वो आरसीएम वाला केस क्यों ना हो, चाहे वो आरसीएम वाला केस क्यों ना हो, हमेशा इनवॉइस सप्लायर करेगा। बट अगर किसी केस में
सप्लायर अनरजिस्टर्ड बन जाता है, उस केस में रिसीवर सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो आपको मैंने कहा नहीं था कि भैया इफ सप्लायर अनरजिस्टर्ड देन रिसीवर सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा, बट अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, चाहे वो आरसीएम वाला केस ही क्यों ना हो, सप्लायर ही इनवॉइस इशू करता है। बस ये पर ध्यान दो जी। तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, बट इनवॉइस हमेशा रिसीवर इशू नहीं करता। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर रेस करेगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो केस रिवर्स चार्ज में, उस केस में रिसीवर सेल्फ इनवॉइस रेस करेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब अगले पॉइंट पर यहां पर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि कौन कौन से केस ऐसे हैं जो रिवर्स चार्ज में कवर हैं, मतलब कहां कहां पे रिवर्स चार्ज की बातें यहां पे आती हैं। अब देखो, सबसे पहली सर्विस, अब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी सर्विस रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड की हुई है वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहली सर्विस जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है वो है इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। मतलब अगर अगर एक इंश्योरेंस एजेंट अगर एक इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इस सर्विस पर जो भी जीएसटी बनेगा वो इंश्योरेंस कंपनी वाले पे करेंगे, एजेंट पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो पहली सर्विस हमारी इंश्योरेंस एजेंट की आ रही है कि अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो जो भी उस पर जीएसटी बनेगा वो जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी वाले गवर्नमेंट को पे करेंगे, इंश्योरेंस एजेंट वाले गवर्नमेंट को जीएसटी यहाँ पे नहीं करेंगे। पहली सर्विस ही आ रही है। सेकंड सर्विस यहां पे चेक करो, सेकंड सर्विस और कौन सी आ रही है? सेकंड सर्विस हमारी आ रही है यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस। अब स्पॉन्सरशिप की सर्विस वाले केस में दो केस हैं। स्पॉन्सरशिप की सर्विस वैसे एग्जम्पशन में भी आती है। स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो है वो एग्जम्पशन के अंदर भी आती है। अभी हमने रेगुलर बैच में एग्जम्पशन किया नहीं है, हमारा बचा हुआ है वो मतलब अगला चैप्टर रिटर्न के बाद जो है वो एग्जामिशन ही है। और जब मैं रिवीजन क्लास के अंदर भी एग्जामिशन की रिवीजन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं वहां पर, अगर मान लो कोई इवेंट इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है, मतलब अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है और इसके बीच में स्पॉन्सरशिप की सर्विस है, फिर तो सारी एग्जम्प्ट होती है। मतलब अगर इन लोगों ने कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है, अगर इन लोगों ने इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है तो इसमें स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है। इसके अलावा मान लो स्पॉन्सरशिप की सर्विस है तो यहां पर इधर देखो ध्यान से, अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, मैं दोबारा बोलूंगा, सर्विस प्रोवाइड करने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, उस केस में आरसीएम है। बट अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला मान लो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, बट सर्विस दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को, या सॉरी सर्विस प्रोवाइड करने वाला यहां पे एनबीसी नहीं बीसी आएगा। अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर्विस आप किसी को भी दोगे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मतलब आरसीएम सिर्फ तब लगेगा अगर सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विस लेने वाले ये लोग हैं, तब तो स्पॉन्सरशिप वाले केस में आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुके हैं। मैं एक बार सारे बच्चों को बता दूं, क्वेश्चन बैंक आपके लिंक में अपलोड हो चुका है, ठीक है जी। जो आपको लिंक मैंने ड्राइव का दिया हुआ है, उस ड्राइव के लिंक में अगर आप चेक करेंगे आपको वहां पर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जीएसटी का क्वेश्चन बैंक। गूगल ड्राइव के अंदर आप लिंक देखें, उस लिंक के अंदर जीएसटी का नया क्वेश्चन बैंक जो है, जीएसटी न्यू क्वेश्चन बैंक के नाम से फाइल अपलोड हो चुकी है जी, ठीक है। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी पर्सन। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अदर देन, मतलब अदर देन का मतलब इन तीनों को छोड़कर अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देगा किसी को भी तो भी फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। यहाँ बिल्कुल सही लिखा है जी, ये कट मत कर देना। एक्चुअल में यहां लिखा है अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट इनको सर्विस देगा तब तो रिवर्स चार्ज है, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट इसके अलावा और किसी को सर्विस देगा तब फॉरवर्ड चार्ज है, और अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट देगा तो भी यहां पे फॉरवर्ड चार्ज की बात नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा स्पॉन्सरशिप की सर्विस तुम्हें पता होगी क्या होगी। और आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? टाटा वाले। आज जो एडिडास है, एडिडास
स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन क्रिकेट प्लेयर की जो ड्रेस होती है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सब स्पॉन्सर हैं, ये सब पैसे, ये मान लो इन्होंने पैसे दिए बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई यहाँ पर प्रोवाइडर हो गया, और ये जो पेटीएम वाले हैं या सहारा वाले हैं या मान लो एडिडास वाले हैं, ये सब रिसीवर हो गए। तो हमें ये देखना है, अगर रिसीवर इनमें से कोई है और सप्लायर इनमें से कोई है, तब जाके आरसीएम लगाना, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज लगाना। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ गई जी? तो ये दूसरी सर्विस हमारी यहां पे आ रही है, स्पॉन्सरशिप की सर्विस। अब तीसरी सर्विस यहां पे आ रही है डायरेक्टर की सर्विस। थर्ड सर्विस हमारी है डायरेक्टर की सर्विस, डायरेक्टर की सर्विस। अब डायरेक्टर में दो केस होते हैं जी। अब अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर डायरेक्टर जो है कंपनी को सर्विस दे रहा है, अब गवर्नमेंट कह रही है अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहे हैं ना, दो केस हैं, या तो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होगा या डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा जी। अब अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, फिर यहां पे दो केस है। क्या केस है? अगर वो एम्प्लॉय है और वो सर्विस इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में दे रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, मतलब अगर वो सर्विस दे रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नहीं यहां पे आएगा, सर्विस प्रोवाइडेड इन द कोर्स, हम मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी कह सकते हो या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, फिर तो भैया जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 3 के पैरा 1 में कवर हो जाएगा। हमने कल ही पढ़ा है एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर वाले काम को बाहर निकालते हैं। बट अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है वो इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तब तो आरसीएम लगेगा। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है। याद है मैंने इसका क्या एग्जांपल दिया था? इसका एग्जांपल दिया था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि एक डायरेक्टर ने कंपनी को एक बिल्डिंग किराए पर दी, एक डायरेक्टर ने कंपनी को लैंड किराए पर दे दी, तो ये पर्सनल कैपेसिटी में दी हुई सर्विस है, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी। बट अगर वो सर्विस डायरेक्टर की कैपेसिटी में, मतलब डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया मान लो, अब अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया, कोई कंसल्टेंसी की सर्विस हो गया, उस केस में फिर गवर्नमेंट कहती है आरसीएम लगेगा जी। और हां, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो फिर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, और रिवर्स चार्ज में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? डन जी, लॉक करें इसको, पक्का पक्का। अब बताओ कौन कौन सी सर्विस हो गई। पहला हमारा हो गया इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस, दूसरा हमारा हो गया स्पॉन्सरशिप की सर्विस, तीसरा हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारा आ गया डायरेक्टर की सर्विस। अब चौथे पे आओ, चौथा और पांचवा कॉपीराइट का जी। चौथा और पांचवा जो है वो कॉपीराइट की सर्विस का है। अब चौथे और पांचवे में कॉपीराइट है, तो चौथी सर्विस निकल के आ रही है, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, अगर ये कॉपीराइट यूज करने के लिए दे रहे हैं किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, तो उस केस में आरसीएम लगेगा। मतलब अगर ये लोग अपना कॉपीराइट यूज करने के लिए इन लोगों को दे रहे हैं तो ये लोग जीएसटी पे करेंगे, ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। और यहां पे हमेशा आरसीएम लगेगा जी, यहां पे हमेशा आरसीएम लगेगा। बट एक पॉइंट हमने किया था ऑथर टू पब्लिशर, एक पॉइंट हमने किया था ऑथर टू पब्लिशर। याद है मैंने क्या कहा था? ऑथर अपनी बुक्स का कॉपीराइट, और बहुत सारी बुक्स होती हैं, अब बुक्स का कॉपीराइट, अगर ऑथर बुक्स का कॉपीराइट दे रहा है किसको? पब्लिशर को, तो यहां पे आरसीएम लगेगा। बट यहां पर मैंने कहा था फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी है। कौन सा फॉरवर्ड चार्ज वाला? अगर ऑथर को लगता है कि वो खुद भी इस पे जीएसटी पे कर सकता है, तो ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकता है, बट वहां पे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तो ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। बट ऊपर वाले केस में हमेशा रिवर्स चार्ज है। इस वाले केस में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी है कि अगर आरसीएम नहीं लगाना तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी ये वाली एंट्री जो है वो कवर हो सकती है जी। बोलो जी, डन? क्या इसको लोग कर सकते हैं जी? ठीक है जी। और ये ऑप्शन जो है फिर आपका 1 साल तक रहेगा, 1 साल से पहले आप ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर 1 साल तक आपको फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना पड़ेगा। और अगर आप विड्रॉ कर लोगे तो फिर दोबारा से ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है कॉपीराइट की सर्विस आ रही है। तो अब यहाँ पे कॉपीराइट ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में ऑप्शन है
और बाकी किसी केस में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब अगली सर्विस है वो है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, एक बात मेरे को बताओ, आज जितने भी बाहर ये येलो टैक्सी वाले घूम रहे हैं, ये जितने भी बाहर जो हैं, जितने भी बाहर तुम्हें येलो टैक्सी वाले घूम रहे हैं, अब एक बताना, ये येलो टैक्सी वाले जो होते हैं, आपको नहीं लग रहा ये जो इनकी गाड़ियां हैं, इनको हम किराए पर ले सकते हैं? ये एक तरह से टैक्सी की सर्विस जो है जी। हेलो भाई साहब, एक तरह से वो टैक्सी की सर्विस जो होती है। अब येलो गाड़ियां जो हैं, मतलब ये टैक्सी वाली गाड़ियां जो हैं, ये किराए पर मिल जाती हैं। अब अगर ये किराए पर मिल जा रही हैं तो सामने वाला बंदा सर्विस दे रहा है किस चीज़ की? रेंटिंग किस चीज़ की? ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। अब याद करो, मैंने कहा था रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे 2 जीएसटी के रेट हैं जी। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे 2 जीएसटी के रेट हैं। या तो ये लोग 5% वाला ऑप्शन ले सकते हैं, या ये लोग 12% वाला ले सकते हैं। 5 वाले में इनको आईटीसी मिलता नहीं है, 12 वाले में इनको आईटीसी मिल जाता है। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर ये 12% वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो फिर यहां पर हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, कभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं हो सकता जी। मतलब अगर ये 12% वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो इन पे हमेशा फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी, रिवर्स चार्ज नहीं। अच्छा, अगर ये 5% वाला ऑप्शन ले रहे हैं, 2 केस होंगे। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है फिर तो फॉरवर्ड चार्ज है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट फिर तो फॉरवर्ड चार्ज। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और सीपीएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तब तो रिवर्स चार्ज है। बट अगर सप्लायर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसीवर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि पहली बात तो आपको 12% वाला ऑप्शन लेना है, दूसरी बात 5% वाला लेना है। 12% वाले केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज। 5% में 2 केस हैं, या तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भैया फॉरवर्ड चार्ज है। अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तब यहां पे आरसीएम लगेगा, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी। हम्म डन जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का। तो ये सर्विस हमारी निकल के आ रही है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। मीत पहले सिलेबस चेक करो, सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो जितना हो सके, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और अगर सिलेबस हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन फोकस अपना भी सिलेबस पे लेके आओ जी। सर, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल में सप्लायर कौन होता है? रेंटिंग की सर्विस देने वाला, जो जो मेरे को गाड़ियां किराए पर दे रहा है, सप्लायर तो वही हो गया ना। भाई मैं तो उन्हें क्या पे कर रहा हूँ? मैं तो उन्हें किराया पे कर रहा हूँ। तो जिनका काम है ये इन गाड़ियों को किराए पर देने का, ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी या ट्रैवलर वाले होंगे, ये बात उनकी हो रही है। ठीक है, ये बात हो रही है मेनली ट्रैवलर वालों की। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अगली सर्विस आ रही है, अगली सर्विस हमारी यहाँ पे आ रही है ये रीच। अब ये सर्विस है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अब ये 5 सर्विस है, 5, ये पांचों की पांचों सर्विस जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अब कौन कौन सी हैं एक बार पहला चेक करते हैं। सबसे पहला आ रहा है रिकवरी एजेंट की सर्विस, कि अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को अगर रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहा है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला यहां पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे, रिकवरी एजेंट वाला जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो पहला हो गया रिकवरी एजेंट की सर्विस। दूसरा यहां पे आ गया इंडिविजुअल डीएसए। अब ये डीएसए कौन होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये जो क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, डेबिट कार्ड बेच रहे हैं, हमारे बैंक में खाता खुलवा लो, यहां लोन ले लो, यहां एफडी खुलवा लो, ये सब के सब डीएसए होते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर इंडिविजुअल डीएसए अगर बैंक को सर्विस दे रहे हैं तो आरसीएम लगेगा। मतलब ये कि बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे, डीएसए जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहती है अगर बिजनेस फैसिलिटेटर, अच्छा क्या करते हैं ये बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं, ये बैंकों के बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। ये बैंकों के पास कस्टमर लाके देते हैं और फिर बैंकों से कमीशन चार्ज करते हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो भी गवर्नमेंट करिए आरसीएम है। बट कई बार क्या होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर के आगे एजेंट होते हैं, वो एजेंट इनको सर्विस देते हैं, तो यहां पर तो फॉरवर्ड चार्ज है गवर्नमेंट करिए, यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं है, यहां रिवर्स चार्ज है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए।
और अगला पॉइंट पर आओ जी, अगला है बिजनेस कोरस्पोंडेंट। याद करो रेगुलर बैच वाले बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर याद करो। आपको मैंने क्या कहा था, बिजनेस कोरस्पोंडेंट कौन होते हैं, जो बैंकों के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं, जैसे कैश जमा कराना, कैश विड्रॉ करना, फिर लोन की इंक्वायरी लेना, एटीएम हो गया। याद करो मैंने कहा था छोटे छोटे गांव के अंदर आर बिजनेस कोरस्पोंडेंट होते हैं, मतलब ये जो बैंक वाले होते हैं वहां पर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप बैंकों की सर्विस दो हमारे बिहाफ पे, इनको बोलते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंट। ये कैश में ट्रांजैक्शन भी करते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं करते, वो सिर्फ कस्टमर पास ऑन करते हैं। ये क्या है कि बैंकों के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है, बट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस दे रहे हैं, यहां पे जो है वो आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। और फिर लास्ट में मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, ठीक है, अगर ये सर्विस दे रहा है आरबीआई को तो आरबीआई वाले यहाँ पे जीएसटी पे करेंगे, ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे जी। तो 5 सर्विस, मैं दोबारा बोलूंगा, 5 सर्विस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। फिर बोलूंगा 5 सर्विस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। 5 कौन कौन सी, पहला आ गया रिकवरी एजेंट, दूसरा इंडिविजुअल डीएसए, तीसरा बिजनेस फैसिलिटेटर, चौथा बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट, और पांचवा यहां पे आ गया मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ये 5 सर्विस जो है बैंकिंग सेक्टर की हैं। डीएसए कौन होते, बिजनेस फैसिलिटेटर कस्टमर पास ऑन करते हैं जी, कस्टमर पास ऑन करते हैं, सिर्फ कस्टमर को रेफर करते हैं। डीएसए जो है वो तुम्हारे पास कस्टमर लाके देते हैं, ठीक है, वो लोन की सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट करवाते हैं, बस समझ रहे हो, वो एजेंट हो गया। बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं वो एजेंट नहीं होते, और डीएसए जो होते हैं वो जनरली इंडिविजुअल होते हैं, और जो बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं जी, ठीक है ना, दोनों के काम में फर्क होता है जी। सर 9th पॉइंट में एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर में यहाँ पे एफसीएम क्यों है, वो तो गवर्नमेंट को पता बेटे, वो तो मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर बताया भी था कि कायदे से यहाँ पे आरसीएम होना चाहिए, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज होना चाहिए, बट भला है बुरा जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, तो यहाँ आरसीएम है, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है। वो बिजनेस कोरस्पोंडेंट वाले केस में यहाँ आरसीएम है, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ मीत देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, देख सकते हो, डन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे को बताओ टोटल मिला के कितनी एंट्री होगी, टोटल मिला के 11 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। इन 11 सर्विसेज पे यहाँ पे आरसीएम की बातें हो जाएंगी, बस ये पर ध्यान दो। एक बार फटाफट से रिकॉल करवा दो 11 सर्विस कौन कौन सी हो गई। पहली सर्विस हमारी हो गई इंश्योरेंस एजेंट वाली, दूसरी होगी स्पॉन्सरशिप वाली, तीसरी होगी डायरेक्टर वाली, चौथी होगी कॉपीराइट वाली, पांचवी भी होगी कॉपीराइट वाली। जो पांचवी है ऑथर पब्लिशर, वहां पर फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी है। फिर 6 7 8 9 10 11, पहला 6 एंट्री इंडिविजुअल डीएसए, फिर बिजनेस फैसिलिटेटर, फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट, फिर ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर, और फिर यहाँ पे रिकवरी एजेंट। ये टोटल मिला के 11 सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे आरसीएम की बातें हो रही हैं। फैसिलिटेटर, ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर जी, बिजनेस फैसिलिटेटर, फास्टैग बेस्ट स्टूडेंट बाय यू टीच मी, फास्टैग बेस्ट स्टूडेंट, फास्टैग बेस्ट कौन सा, अच्छा लास्ट लास्ट वाला क्या, लास्ट अटेम्प्ट वाले। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब यहाँ पे आ जाओ, अगला है एंट्री नंबर 12, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अब रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने वाला घर किराए पर देना जी। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने वाला घर किराए पर देना। मैं दोबारा बोलूंगा, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने वाला घर किराए पर देना। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, अब अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, दो केस हैं, या तो रहने वाला घर रहने के पर्पस में यूज कर रहे हो, या रहने वाला घर बिजनेस के पर्पस में यूज कर रहे हो। अब पहली बात तो एक कान खोल के सुन लो, अगर रहने वाला घर बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करोगे और ये रेंटिंग की सर्विस दी है रजिस्टर्ड पर्सन को, तब आरसीएम है। अगर अनरजिस्टर्ड को दी है तो लगेगा, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी। तो पहली बात, अगर रहने वाला घर आपने किराए पर दिया बिजनेस पर्पस के लिए तो जीएसटी तो लगेगा, वो तो कंफर्म में लगेगा, इस वाले केस में आरसीएम, उस वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर रहने वाला घर आपने रहने के लिए यूज किया,
दो केस होंगे, या तो आरपी को दिया या यूआरपी को दिया। अगर यूआरपी को दिया एग्जम्प्ट है, आरपी को दिया तो भी एग्जम्प्ट है, बट दो कंडीशन है। पहली बात, वो पैसा जो पे कर रहा हो वो अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहा हो, और दूसरा ये उसने खुद के पर्पस के लिए रहने के लिए लिया हो। अगर ऐसा है तो अगर ये आरपी भी यहां पे रह रहा है तो भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब याद है यहां पर एग्जम्पशन आई थी जी, याद करो यहां पर एग्जम्पशन आई थी। वो मैंने कहा था कि जो हॉस्टल, फ्लैट, पीजी होते हैं जिसमें स्टूडेंट रहते हैं जी। हेलो भाई साहब, हॉस्टल, फ्लैट, मतलब हॉस्टल हो गया, फ्लैट हो गया, पीजी हो गया, जिसमें जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा था ये हॉस्टल, फ्लैट, पीजी, गेस्ट हाउस ये सब टैक्सेबल कर देंगे। कब? अगर किराया जो है वो 20,000 से आपका ज्यादा है। मतलब अगर अगर ये हॉस्टल, फ्लैट, पीजी एग्जाम करवाने हैं तो किराया 20,000 तक होना चाहिए, एंड कम से कम 90 दिन आप उस घर में रहे होने चाहिए। अगर मैं हॉस्टल, फ्लैट, पीजी में कम से कम 90 दिन रहा, एंड बीच में एंड है, किराया भी 20,000 तक है पर मंथ का, तब तो एग्जाम है। बट अगर किराया 20,000 पर मंथ से ज्यादा है, या मैं 90 दिन से कम रहा हूं, तो फिर टैक्सेबल है। अगर मैं 20 दिन रहा, 40 दिन रहा, चाहे किराया 10,000 ही क्यों ना हो, टैक्सेबल लगेगा और आरसीएम में टैक्स लगेगा जी। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, तो यहां पे क्या लिखा है जी, यहाँ पे लिखा है नोट एग्जाम। देखो आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी कब? इफ एकोमोडेशन सर्विस टू स्टूडेंट प्रोवाइडिंग बाय हॉस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट एंड लाइक वेयर द रेंट इज मोर देन 20,000, 20,000 से ऊपर हो, या पर मंथ का, या एकोमोडेशन तुम्हारी 90 दिन से कम हो। मतलब फिर एग्जाम्ट कब होगा? एग्जाम तब होगा कम से कम 90 दिन रहा हो, एंड किराया जो है वो 20,000 तक हो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर एग्जाम्ट होगा, नहीं तो एग्जामेशन नहीं मिलेगी जी। मतलब सर, रहने वाले घर को सिर्फ रहने के लिए यूज दे सकते हैं ना, एक एग्जाम्पल। हाँ, तो रहने वाला घर अगर रहने के लिए दे रहे हो फिर एग्जाम्प्ट है। रहने वाला घर अगर बिजनेस के लिए दे रहे हो, ये जो अंकल आंटी की दुकानें तुम्हारी गली के अंदर हैं, ये क्या है? जो आप में से हो सकता है किसी के पापा ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में दुकान खोल रखी हो, ये क्या है? ये आपको लग रहा है गलत है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज कैसे कर सकते हो? आप सोच के बताओ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज कैसे कर सकते हो? तो अगर जो अंकल आंटी ये दूध दही की दुकानें खोल के बैठे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब सुनो, ये दूध दही की दुकानें जो खोल के बैठे हैं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जीएसटी लगेगा। ये बात ध्यान देना चाहिए। डन जी। अच्छा, अब ये तो मैंने बात की, ये तो मैंने बात की रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर किराए पर दी जा रही है तब क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी जाए तब क्या होगा जी। मतलब ये दुकान, ये बड़े बड़े ऑफिस, इनको किराए पर दिया जाए तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो री, ये तो पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है। ये तो पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है। कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दोगे बाय रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे आरपी को दो चाहे यूआरपी को दो, फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी तो लगेगा लगेगा। फिर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 10 वाले छोड़ के, मतलब कॉम्पोजिशन वाला छोड़ के, तो यहां पे आरसीएम लगा देंगे। यूआरपी टू यूआरपी है तो कोई जीएसटी नहीं है। मतलब इस वाले केस में गवर्नमेंट ने आरसीएम लगा दिया कि मतलब एक दुकानदार, मैं दोबारा बोलूंगा, एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उसने अपनी दुकान किराए पर दी एक रजिस्टर्ड पर्सन को, वहां पे अब गवर्नमेंट ने आरसीएम लगा दिया है। इस वाले केस में आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तो मतलब एक दुकानदार अगर अपनी दुकान किराए पर दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, और वो खुद अनरजिस्टर्ड है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। तो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मतलब सेक्शन 10 वाला छोड़ के यहाँ पे आरसीएम की बातें हो जाएंगी। आगे फिर लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये तो आपको मैंने पहले बताया भी था जी। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिवेंचर, इसको आप लैंडिंग पर भी दे सकते हो। तो ये लेंडर है, ये बोरोर है, तो बोरोर जो है वो जीएसटी पे करने के लायबल है अगर आप लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हो जी। ठीक है। उसके बाद लिमिटेड आईटीसी का मतलब क्या होता है कि आप ये मान के चलो कि आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो बहुत रेयर केस के अंदर मिलेगा, वो गवर्नमेंट आपको बताएगी कहां कहां मिलेगा जी, अदरवाइज आपका आईटीसी ब्लॉक है।
अच्छा, ये हमारा हो गया एडवोकेट वाला, ये गवर्नमेंट वाला है। उससे पहले यहाँ पर एक सर्विस यहाँ पे और आ रही है, ये वाली। पहले ये कर लेते हैं सिक्योरिटी सर्विस। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस। अब गवर्नमेंट कह रही है जो सिक्योरिटी सर्विस है, ध्यान रखना, सिक्योरिटी सर्विस है, अगर प्रोवाइड करने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, भाई फिर तो आर एफसीएम है। फिर तो एफसीएम है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस दे रहा है तो बड़ा बंदा है, बड़ा बंदा तो फॉरवर्ड चार्ज है। बट अगर ये सिक्योरिटी सर्विस नॉन बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, और ये किसको दे रहे हैं? अनरजिस्टर्ड को, तब तो आरसीएम सॉरी एफसीएम लगेगा। बट अगर दे रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, और रजिस्टर्ड पर्सन इनमें से किसी भी कैटेगरी में कवर है, तो फॉरवर्ड चार्ज। अगर अदर रजिस्टर्ड पर्सन है तब यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और इसमें से कौन से? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी। भाई गवर्नमेंट ने अपने आप को बाहर निकाल दिया, अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो फॉरवर्ड चार्ज की बातें हैं, नहीं तब जाके फिर यहां पे आरसीएम लगेगा। तो क्रक्स से निकल के आ रहा है, अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर मान लो यहां पे सर्विस देगा, ठीक है जी, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देगा, किसको सर्विस देगा? रजिस्टर्ड पर्सन को, तब जाके यहां पे आरसीएम की बात होगी। बट अगर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब एक बार ऐसा करो, ये सारी एंट्री, अभी हमारी ये एंट्री लीगल सर्विस वाली एंट्री बची है, ये दो एंट्री हैं, दो, और एक गवर्नमेंट वाली तीन, और एक यहाँ पर एंट्री और है हमारी जीटीए, चार। चार एंट्री हमारी बची हैं। बट एक बार जितना अभी तक हमने एंट्री की हैं, एक बार मेरे को फटाफट से रिकॉल करवा दो, हमने कौन कौन सी एंट्री की हैं, एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। याद करने की कोशिश करते हैं। पहला बताओ, पहला। हाँ जी, सारे बच्चे फटाफट से बोलो, पहली क्या आ रही है? पहला आ रहा है इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे आरसीएम है। दूसरा फिर यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, कब? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को सर्विस दे रहे हैं तो आरसीएम है। तीसरा फिर गवर्नमेंट कहती है डायरेक्टर की सर्विस, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तब, और अगर वो एम्प्लॉय है बट सैलरी नहीं मिल रही, उसके अलावा कुछ मिल रहा है, तब जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा। चौथा फिर यहाँ पे हो गया कॉपीराइट वाला। पांचवा यहाँ पे हो गया कॉपीराइट वाला। पांचवा है ऑथर टू पब्लिशर, यहाँ पे रिवर्स चार्ज है, चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी ले सकते हैं। फिर छठा, सातवां, आठ, सिक्स, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं यहाँ पे हो गया डायरेक्टर, तीसरा हो गया, तीसरा पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे कौन कौन सा आ गया? एक तो इंडिविजुअल डीएसए की सर्विस आ गया, रिकवरी एजेंट की सर्विस आ गया, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस आ गया, फिर आपका आपका ना बिजनेस कोरस्पोंडेंट की सर्विस आ गया, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला आपका लास्ट में क्या था? ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर की सर्विस आ गया। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए दी जा रही है तो टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है तो एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी जा रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को दी है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो फिर जीएसटी लगेगा आरसीएम में। अच्छा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में हॉस्टल फ्लैट वाले केस में अगर किराया 20,000 तक है एंड 90 दिन या उससे ज्यादा है, फिर तो वो सारा किराया एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर किराया तुम्हारा 20,000 से ज्यादा है या लेस देन 90 डेज है, तो भी जो रेंट होगा वो वहां पे टैक्सेबल है। एग्जम्पशन सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने पर मिलेगी। पहली बात, कम से कम 90 दिन तुम हॉस्टल फ्लैट पीजी में रहे हो और तुम्हारा किराया जो हो वो 20,000 तक होना चाहिए। अगला फिर आ गया रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल, 5%, 12%। 12% वाले केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है। 5% में दो केस हैं, एक तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, उस केस में फिर यहाँ पे आरसीएम की बातें होंगी। ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला यहाँ पे, हाँ, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज की लैंडिंग की सर्विस दी जा रही है, उस केस में फिर गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे आपकी आरसीएम की बातें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, हाँ, सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस के अंदर ये था, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, मैं दोबारा बोलूंगा, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दे रहा है, तब जाके यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि यहां पे सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर आरसीएम लग जाएगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो यार। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बता दो। पक्का पक्का क्लियर है यहां तक जी?
ठीक है। अब ये सारी की सारी एंट्री, सर रेंट लेस देन 10,000 और एकोमोडेशन मोर देन 90 डेज रहा तब एग्जाम्ट होगा? नहीं जी, हाँ मतलब तब एग्जाम्ट होगा। लेस देन अप टू 20,000 और 90 डेज या उससे ऊपर हो तब एग्जाम्ट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। सिक्योरिटी सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू आरपी अदर देन सेक्शन 10 तो आरसीएम, हाँ जी बिल्कुल जी, उस केस में सेक्शन नंबर 10 मतलब को छोड़ के आरसीएम लग जाएगा वहां पे जी। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट सर्विस हमारी यहां पे निकल के आ रही है, वो हमारी है जी लीगल सर्विस। अब लीगल सर्विस है जी, अब यहाँ पे कौन सी आ रही है? अब हमारी यहाँ पे ना लीगल सर्विस आ रही है। अच्छा बताओ कि लीगल सर्विस का मतलब क्या है? लीगल सर्विस का मतलब हो गया एडवोकेट की सर्विस। लीगल सर्विस का मतलब हो गया सीनियर एडवोकेट की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस, जो एडवोकेट की फर्म होती है उनकी सर्विस, ये बात उसकी हो रही है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है। अब अगर मान लो ये लीगल सर्विस अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दे रहा है, अच्छा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पता है ना क्या होता है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होते हैं पर्सनल ट्राइब्यूनल होते हैं, मतलब ये पर्सनल डिस्प्यूट रिजोल्व कर पाते हैं, इनको बोलते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस पे जीएसटी है। जो ट्राइब्यूनल लॉ में एस्टेब्लिश है, मैं दोबारा बोलूंगा, जो ट्राइब्यूनल लॉ में एस्टेब्लिश है उस पर जीएसटी नहीं है, जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है उस पर जीएसटी है। तो अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने सर्विस दी है या तो बिजनेस एंटिटी को या नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जाम्प्ट है। मतलब अगर आपने किसी का घरेलू झगड़ा सोल्व करवाया है, दैट इज नॉन बिजनेस एंटिटी, एग्जाम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं है। बट अगर बिजनेस एंटिटी है, अब बिजनेस एंटिटी अगर गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, तो एग्जाम्प्ट है। और अगर बिजनेस एंटिटी अदर देन गवर्नमेंट है, दो केस हैं, या तो उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो एग्जाम्प्ट है, या टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में आरसीएम लगेगा जी। तो मतलब अल्टीमेटली आरसीएम कहां लगेगा? अल्टीमेटली आरसीएम वहां लगेगा कि अगर एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, उस बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है और वो गवर्नमेंट नहीं है, तब जाके यहां पे आरसीएम लगेगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है, तब जाके यहाँ पे आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा अब आगे जी, ये तो हो गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब मान लो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस दे रहा है एडवोकेट जी। अब अगर एडवोकेट मान लो इंडिविजुअल एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है, एक सेकंड रुको, हाँ जी, अब एक बार यहाँ पे आना। अब अगर मान लो सर्विस दे रहा है, मान लो इंडिविजुअल एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है, अगर ये सर्विस दे रहे हैं, मान लो नॉन बिजनेस एंटिटी, तो एग्जाम्प्ट है। मतलब अगर अगर तुमने कोई एडवोकेट की सर्विस ली, एग्जाम्प्ट है। तुम्हारे पापा ने बिजनेस के लिए एडवोकेट की सर्विस ली है, दो केस हैं, अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, या वो सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, तो एग्जाम्प्ट है। बट एक एडवोकेट अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है तो भी एग्जाम्प्ट है। फिर एक एडवोकेट अगर अदर देन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है और उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो भी एग्जाम्प्ट है। अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तब कहीं जाके आरसीएम है। अब ध्यान रखना, ये एग्जामिशन की एंट्री मैंने मिक्स कर रखी है जी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने अपने रेगुलर बैचेस के अंदर ऐसे ना पढ़ा हो, क्योंकि हो सकता है आपने अलग अलग पढ़ा हो, बट मैंने रेगुलर बैच में थोड़ा सा इंटरलिंक करके पढ़ाया था, तो ये इंटरलिंकिंग है, इसमें एग्जामिशन भी है, आरसीएम में। क्योंकि हो सकता है आप अगर आरसीएम की एंट्री देखोगे तो आरसीएम की एंट्री बहुत छोटी सी है। आरसीएम में क्या लिखा है? एक एडवोकेट अगर एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो आरसीएम, बस इतना सा लिखा है। अब नॉन बिजनेस को देगा तो क्या होगा, बिजनेस एंटिटी में क्या क्या होंगे, वो सारी बातें यहां पे लिखी हैं जी। ठीक है जी। तो अगर एक एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा और टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है और बिजनेस एंटिटी ये नहीं है, तब जाके यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे आरसीएम लगेगा, नहीं तो फिर फॉर एग्जाम्प्ट होगा। और ध्यान रखना, अगर मान लो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो भी एग्जाम्प्ट है, उसके इसमें जीएसटी नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे देखो जी, एक सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस देगा, अब सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस देगा, बहुत ध्यान से, सीनियर एडवोकेट की कुछ कंडीशंस होती हैं, बट वो कंडीशन हमारे सिलेबस में किसी काम की नहीं है। हमें बस इतना ध्यान देना है कि सीनियर एडवोकेट की सर्विस का क्या होगा। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर सीनियर एडवोकेट
बिजनेस एंटिटी को दे रहा है या नॉन बिजनेस को दे रहा है। अगर नॉन बिजनेस को दे रहा है तब तो एग्जम्प्ट है, बट अगर एक सीनियर एडवोकेट एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और वो गवर्नमेंट है फिर तो वो एग्जम्प्ट है। अगर वो अदर देन गवर्नमेंट है और टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो एग्जम्प्ट है। अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो आरसीएम लगेगा जी। यहां पे ना एक पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा है, इधर देखो, एडवोकेट एक फर्म को सर्विस देगा एग्जम्प्ट, एक फर्म या एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विस देगा एग्जम्प्ट। बट अगर सीनियर एडवोकेट एडवोकेट या फर्म को सर्विस देगा तो एग्जम्प्ट नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस एंटिटी है और टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तब एग्जम्प्ट है, नहीं तो फिर आरसीएम है। ये पूरा क्रक्स मैंने बना के यहां पे दे रखा है, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि सीनियर एडवोकेट जो एडवोकेट को सर्विस दे रहा है वो एग्जम्पशन में नहीं है, एडवोकेट अगर सीनियर एडवोकेट को सर्विस देगा तो एग्जम्पशन में है। ठीक है ना, तो ये मैंने एग्जम्पशन बीच में डाल दिया, एग्जम्पशन और आरसीएम को मैंने इंटरलिंक एक साथ किया हुआ है। तो इसमें एग्जम्पशन भी है और इसमें आरसीएम भी है। आप चेक करोगे एग्जम्पशन की एंट्री नंबर 45 लिंक करती है एडवोकेट की सर्विस से। तो मैंने कंसाइज करके यहां पे दे रखा है ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी हो कि क्या क्या एग्जम्प्ट है और कहां कहां टैक्स है और कहां कहां पे आरसीएम है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, अब दो एंट्री हमारी बची हैं, एक तो एक गवर्नमेंट वाली, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा अभी, और एक जीटीए वाली, ये भी मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा उसका रीजन है, ये दोनों एंट्री मैं चाहता हूं एक बार चार्ट बुक में से ही, क्योंकि मैंने इसमें डायग्राम बहुत बढ़िया बना रखे हैं, चार्ट बुक में से ही आप ये दोनों एक बार पढ़ के आएंगे कल। तो इसको कल हम पहले आते ही निबेड़ेंगे और फिर ये सेक्शन 9(5) भी एक बार आप पढ़ के आएंगे, इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो पहले आप मान के चलो पहले 15 से 20 मिनट के अंदर ये करेंगे, देन उसके बाद कल वाली क्लास में जितने भी क्वेश्चन आरसीएम के हैं वो सारे के सारे आरसीएम वाले क्वेश्चन कल हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको उससे और क्लैरिटी मिलेगी आरसीएम वाले केस में क्या क्या है। आपका होमवर्क बस इतना सा है, आपने कोई क्वेश्चन नहीं करने, एक ये जीटीए वाली एंट्री आपने अच्छे से देख के आनी है और एक गवर्नमेंट वाली एंट्री अच्छे से देख के आनी है, और ये 9(5) में कौन कौन सी सर्विसेज हैं एक बार आपने ये देख के आनी है। अच्छी, ठीक है, बाकी कल हम मिलेंगे शाम को 7 बजे सेम टाइम पर, बस ये पर ध्यान दो। और मेरी रिवीजन के बाद ना एक बार दोबारा से रिवीजन कर लिया करो। जिन बच्चों का टारगेट रैंक का है ना, या वस्ती में पास होना चाहते हैं, या उनको लग रहा है कि हमारे 2-3 हजार बच गए इस बैच की वजह से, तो वो 2-3 हजार को वेस्ट मत करने देना, वो तब फ्रूटफुल होंगे जब आप घर जाके एक बार दोबारा से रिवीजन कर लोगे, फिर पक्का मजबूत हो जाएगा जी। हाँ, वहां पे 12% वाला ही है जी, वहां पे अभी तक 12% वाला ही कर रखा है। वैसे 12% वाला प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है, बट अभी पैसेंजर मोटर व्हीकल और जीटीए वाले केस में अभी भी 12% का रेट है। अगर आप मॉड्यूल चेक करोगे वहां पर भी 12% देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी।